Hey guys, welcome to Examshala. In this video, we are going to see some important news and editorial analysis of 30th of April 2021. But before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook, and Telegram. Let us move on to the main video. So, considering our two news of the Gujarat state, पहली न्यूज़ है सुरेंद्रनगर अथॉरिटीज़ ने, आपको पता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत सारी कमी हो रही है और कमी होने के दो कारण, एक तो देर इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड राइज इन द नंबर ऑफ केसेस एंड सेकंड पीपल आर एक्चुअली होर्डिंग इट। कुछ लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत नहीं है वो इनको छुपा कर होर्ड करके यानी कि थोक में रख रहे हैं और सम ब्लैक मार्केटिंग्स आर ऑल्सो यूजिंग एज अ टूल फॉर अर्निंग मनी। सो इस टाइम में, जब कोविड के टाइम में पीपल आर डाइंग ड्यू टू द ऑक्सीजन शॉर्टेज, कुछ लोगों को बिजनेस सूझ रहा है एंड दैट इज़ वाई ये एक ज़रूरी था सरकार को लिए, एक ज़रूरी स्टेप है कि उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मैपिंग हो सके, उन सिलेंडर्स की रजिस्टरिंग मॉनिटरिंग हो सके और उस मॉनिटरिंग को रखते हुए उस ऑक्सीजन सिलेंडर्स के यूज़, प्रॉपर यूज़, मिस यूज़ को ध्यान में रखते हुए तो सुरेंद्रनगर की जो अथॉरिटी है, दैट इज़ अ म्यूनसिपल ऑफिस, हैड डिसाइडेड कि उन सिलेंडर्स पे अब बार कोड लगेगा ना। इस बार कोड लगने का फ़ायदा क्या होगा, दैट इज़ उस हर एक सिलेंडर को उसकी एक कोडिंग मिली जाएगी और जहाँ जहाँ जब जब भी वो रिफ़िल होगा वहाँ पर एक बार कोड स्कैनर होगा और वो बताएगा कि इस जगह से इस व्यक्ति ने इसको स्कैनर कराया है और ये सिलेंडर इस जगह पर इतने दिन तक रखा हुआ था। ऐसा ही एक सेम स्टेप उड़ीसा की गवर्नमेंट ने लिया था कि उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर एक जीपीएस टैग लगाने का सोचे थे कि ताकि हम पता कर सकें कि वो सिलेंडर कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ स्टोर्ड है, कितने देर तक स्टोर्ड है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि देयर हैज़ बीन एन अनप्रेसिडेंटेड राइज इन द नंबर ऑफ केसेस, जाहिर सी बात है, जब जो 53 मिलियन टन ऑक्सीजन गुजरात स्टेट के आसपास लगते थे, आज उसको 1000 मिलियन टन का डिमांड है। सो 53 to 1000, तो एक राइज तो ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे और भी रीज़न है कि पीपल आर एक्चुअली स्टोरिंग इट। जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उसकी, उस ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए अलग अलग गवर्नमेंट, अलग अलग सरकारें अलग अलग समय पर कुछ कदम उठा रही हैं, जिसमें सुरेंद्रनगर की गवर्नमेंट ने एक बारकोड ले आने का नियम उठाया और इसी तरह से इसका मिलता जुलता एक सेम नियम हमने देखा है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने केंद्रपाड़ा जिला में टू जीपीएस, उन सिलेंडर्स पर जीपीएस टैगिंग करेंगे ताकि वो पता चल सके कि कहाँ कहाँ जा रहा है, कौन कौन उसको यूज़ कर रहा है, किस हॉस्पिटल में यूज़ हो रहा है, कितने जगहों पर वो घर पर यूज़ हो रहा है, कहाँ पर वो होर्डिंग हो रही है, किन जगहों से उसकी सेलिंग हो रही है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग रोकना, क्योंकि द बेसिक एम इज़ टू इंक्रीज़ और टू सेव द लाइफ ऑफ द पीपल। ऐसे लोगों को नहीं जिनको लगता है कि कल मैं कभी बीमार पड़ सकता हूँ तो मुझे ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो इसलिए मैं स्टोर करके रखता हूँ। इन चीज़ों को रोकने के लिए बदले में उसके जिस पेशेंट को ऑलरेडी जो क्रिटिकल स्टेज में है, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसको ऑक्सीजन मिले एंड दैट इज़ वाई दे हैव टेकन द स्टेप। सेकंड न्यूज़ इज़ फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ PIN, दैट इज़ पर्सन इन न्यूज़ कैटेगरी, एंड ये व्यक्ति है, इनका नाम है हितेश पटेल। सो हितेश भाई पटेल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन अपॉइंटिंग मेंबर, ठीक है, एडवाइजरी मेंबर ऑफ द नेशनल फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड, जो CBFC होती है, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन के एक एडवाइजरी मेंबर के तौर पर नियुक्त किया गया। आपको पता होना चाहिए कि CBFC का जो काम है वो काम है फिल्मों को सर्टिफिकेशन देना। ओके, कौन सी पिक्चर A ग्रेड होगी, 18+ होगी, UA, ओके, इस तरह की इन तरह की जो सर्टिफिकेट देते हैं वो सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन ही इसको दिया जाता है, और जिसको हम एक तरह से सेंसर बोर्ड भी कहते हैं। बट सेंसर बोर्ड कहना एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, बिकॉज वो सेंसरिंग का मतलब होता है कि काट छाँट करना, रोकना, हटाना, एक तरह का इट्स अ नेगेटिव वर्ड। सो देयर इज़ अ वर्ड इज़ कॉल्ड सर्टिफिकेशन बोर्ड। सो द फिल्म्स आर गिवन सर्टिफिकेशन बेस्ड ऑन A, U, UA, ओके, इस तरह की सर्टिफिकेशन मिलती है उन पिक्चर्स को। सो उन एक बोर्ड मेंबर में गुजरात के एक व्यक्ति जिनका नाम है हितेश पटेल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द member of the advisory panel of the CBFC. So this may come in the STI exam or in the coming DYSO exam. Second news is from तो गुजरात गवर्नमेंट ने बता रही है कि भाई हमने क्या क्या किया है। उनके हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट हो या अलग अलग मीडिया हाउसेस के द्वारा गुजरात सरकार की काफ़ी आलोचनाएं हो रही हैं, और उन आलोचनाओं को जवाब देने के लिए टू आंसर दोज क्रिटिसिज्म, गुजरात गवर्नमेंट हैज़ स्केल्ड अ फुल 2-page एडवर्टाइजमेंट मैप एंड दे हैव बीन सेइंग कि व्हाट वी हैव डन। सो इसमें से हमारे काम के लिए क्या चीज़ें हैं कि जब कभी अगर मेंस में आपको कोई आंसर राइटिंग करनी हो कि किस तरह से सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं या किस तरह से हमने उसको लड़ा, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर ऑक्सीजन सप्लाई। सो दीज आर द ऑथेंटिक डेटा, गुजरात सरकार का डेटा है, आप इसे कोट कर सकते हैं। सो इनका डेटा ये है कि 15 मार्च तक हमारे पास जो ऑक्सीजन की डिमांड थी वो 58 मीट्रिक टन ही हुआ करती थी। सो आवर डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन वाज 58 मीट्रिक टन, जो कि 15 मार्च के बाद से
1190 मीट्रिक टन यानी 58 से 1190 मीट्रिक टन बढ़ गई। जाहिर सी बात है कि अप्रत्याशित रूप से, अनप्रेसिडेंटेड रूप से इट हैज़ बीन इंक्रीज इन एन एक्सपोनेंशियल नंबर एंड दैट इज़ वाई देयर हैज़ बीन अ शॉर्टेज बिकॉज द राइज इज सो शार्प. It is uncomparison, not 2 times, 3 times, okay? It is more than 10 times it has been increased, and that is why due to the increasement of such things we had a shortage, and we have demanded center to follow our demand of 1000 metric ton daily, which center is providing us 975 to 980 to sometimes 1000 also. ठीक है. और पहले जो हमारे पास ऑक्सीजन रिलेटेड बेड थे वो थे 16,045, जो कि हमने बढ़ाकर उसको 54,000 54,579 इन 100-269 की 1200 1250 के आसपास हॉस्पिटल में we have increased capacity of beds. So these are the official figures. You can quote it in the steps taken by the government to counter the unprecedented rise in number of oxygen related beds. These are the authentic data. It can be quoted in the way of writing answers or in the way of putting your points. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 मीट्रिक टन हमें अलोकेट किया है, और उसके अलावा जो हम PSA सो प्रेशर सोर्स एबडक्टर कलेक्ट प्लांट है, PSA प्लांट, हम अलग अलग और खुद के भी है दिस 1000. सो वी आर गेटिंग फ्रॉम सेंटर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो मेकिंग सम PSA प्लांट्स एट वेरियस सिविल हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग 36 हॉस्पिटल्स अलग अलग जिलों में. अलग अलग ज़िले में हम 36 ऐसे PSA यानी कि हर एक ज़िले में, लगभग हर एक ज़िले में वी आर ट्राइंग टू डेवलप सच प्लांट्स to follow up the other. That is, our demand is 1190, 1000 is being given by the center, and for other 190 metric ton we are developing it by own. So these are the steps taken by government of Gujarat. Hospital with capacity of 900, जो अभी हमने हाल ही बताया कि अहमदाबाद में जो धनवंतरी जो GMDC ग्राउंड पे बना है, that has been done with the help of DRDO. Another hospital हजीरा सूरत आर्सेल और मित्तर की हेल्प से 1000 ऑक्सीजन बेड का एक कोविड फैसिलिटी शुरू हुई है हजीरा में. एक वैसे ही फैसिलिटी जामनगर में शुरू होने वाली अगेन विद द हेल्प ऑफ रिलायंस इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट पब्लिक कॉरपोरेशन. सो आर्सेल और मित्तल ग्रुप एंड रिलायंस इंडस्ट्रियल ग्रुप से एक जामनगर, एक सूरत में 1000 बेड की ऑक्सीजन रिच ICU बेड्स हैव बीन केटेड, वन एट हजीरा एंड अदर एट जामनगर. बोथ आर द पोर्ट सिटीज़, वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ऑफ गुजरात, स्पेशली इन द साउथ गुजरात रीजन. Measures been taken to ensure the medical quality of oxygen reached to patient through cryogenic oxygen tank and central oxygen line at गवर्नमेंट हॉस्पिटल. दो अलग अलग लाइनिंग, अलग अलग टैंक. सो बहुत सारे जो सरकार है कहाँ क्या काम कर रही है उसके बारे में बता रही है. डेटा हैज़ बीन शोइंग कि 1 मार्च से 27 अप्रैल तक 2,54,000 लोगों को कोविड से इन्फेक्ट हुआ है, लेकिन उसके बदले में 1,20,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं. तो ये अपना जो है इम्प्रूवमेंट द गुजरात गवर्नमेंट इज शोइंग, एंड इट इज़ गिविंग 3-way यूज़ MS+ vaccine, that is social distancing, wearing mask, sanitize your hands frequently, and vaccination. So these are the steps taken by the government, and these are the methods that you need to follow in order to fight the COVID-19 crisis, and especially the oxygen crisis in the current running country. Now moving on to the articles. One is very interesting article about the third man. So आप सबने सुना होगा कि चांद पे सबसे पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो जिन्होंने कदम रखा था और जिन्होंने वॉक किया था, ही वॉज मिस्टर एल्ड्रिन. सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑन द स्पेस एंड ही इज़ द मून. सो दे 2 persons, दोनों बारी बारी करके उतरे थे, सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड देन आफ्टर मिस्टर एल्ड्रिन. बट देयर वॉज अ थर्ड पर्सन ऑल्सो, एंड दिस थर्ड पर्सन वॉज कंट्रोलिंग द शिप. जिस शिप से ये नीचे उतरे थे उस शिप को मैनेज करना, चैनलाइज करना, उसकी नासा के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना, क्योंकि वो घूम रहा था और जब चांद के दूसरे साइड में वो शिप जाता था तो सारे कम्युनिकेशन उसके लॉस हो जाते थे. वो बेचारा अकेला बंदा उस शिप में रहता था, और एक लंबे टाइम के लिए ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द लोनली मैन ऑन द प्लानट. तो दुनिया का सबसे लोनली मैन, दुनिया का नहीं, स्पेस का सबसे लोनली मैन उसको कहा जाता था, जब तक वो एक चांद है. सो इट इज़ अ मून, एंड देयर यूज टू हिज स्पेस क्राफ्ट, द नेम ऑफ स्पेस क्राफ्ट वॉज कोलंबिया अपोलो 1, अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट, दैट इज़ द कोलंबिया. इस स्पेसक्राफ्ट से 2 व्यक्ति नीचे उतरे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड मिस्टर एल्ड्रिन, और उस स्पेसक्राफ्ट को उसकी गति में मेंटेन रखने के लिए, नासा से कम्युनिकेशन चालू रखने के लिए एक व्यक्ति उसमें बैठा रहा और वो स्पेसक्राफ्ट घूमते रहा. और जब जब वो चांद के दूसरे तरफ, ये चांद है,
और जब तक तो सन यानी अर्थ के तरफ आता था तब तो ठीक है, जैसे ही चांद के पीछे जाए यानी कि जब सनलाइट उस पर ना पड़े उसके सारे कम्युनिकेशंस लॉस्ट हो जाते थे, कुछ नहीं रहता था उसके पास। अपने दिमाग से गाइड करके ही टू कम अगेन टू द मेन ऑर्बिट, और उस वक्त के लिए ही वॉज द लोनलीस्ट पर्सन इन द स्पेस। लेकिन उसका नाम आज बहुत कम लोग जानते हैं, एंड हिज नेम इज़ माइकल कॉलिन। ही हैज़ डाइड रिसेंटली। और इसी बात पर इंडियन एक्सप्रेस ने उनको ट्रिब्यूट करने के लिए एक आर्टिकल लिखा है कि वी नो द फर्स्ट मैन to on the moon, first man who placed his leg on the moon, the man who walked on the moon, Mr. Buzz Aldrin. But there was a third man who controlled their walk, who let them free on the moon, और फिर उनके वापस जाने का रास्ता भी इसी व्यक्ति ने किया, and his name was Michael Collins. Now there are some important facts. One is, what was the name of the spacecraft? So it was Apollo 11 spacecraft, that is Columbia, विच वॉज 60 माइल्स यानी कि लूनर सरफेस से 60 मील ऊपर वो तैर रहा था और नासा से कम्युनिकेट कर रहा था ताकि उसको फिर वापस भेजा जा सके। एंड टिल दैट टाइम इट वॉज अ कंप्लीट लोनली पर्सन। सो वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दोज पर्सन जो पर्दे के पीछे रहकर अपना काम कर रहे हैं, इतने लाइमलाइट में नहीं आते, बट स्टिल दोज पर्सन्स आर वेरी मच effective. Their role are very much effective in the society, in the media, in the organizations, and we should always pray, we should always give credit to those people जो कि limelight में नहीं आते हैं. So even if you are working and you are not getting the so called credit, the so called publicity, but don't get fear, do not get down, because your work is to be valued by the people who are actually getting benefited by it. बहुत सारे सरकारी ऑफिसर्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनका नाम हम नहीं जानते, बट स्टिल दे आर डूइंग देयर वर्क, स्पेशली नाउ व्हेन पर्सन्स और गार्ड्स हु आर मेकिंग ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रही है उसमें जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वार्ड बॉयज़ हैं जो ऑफिसर में हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, वर्किंग डे एंड नाइट। ओके, ऐसे बहुत सारे सफाई कर्मचारी हैं, बट वी डोंट नो देयर नेम, बट स्टिल दे आर डूइंग देयर जॉब, एंड बिकॉज ऑफ देम वी आर सेफ, साउंड एंड रनिंग हेल्दी। सो वी शुड ऑलवेज गिव क्रेडिट। जब भी आपको मौका मिले ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करें, इनको क्रेडिट दें, और कभी भी वो जो तीसरा आदमी है वो छूट ना जाए। दैट इज़ द बेसिक एम ऑफ दिस आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इज बेस्ड ऑन द म्यांमार क्राइसिस। रिसेंटली जो म्यांमार में क्राइसिस चल रही है, म्यांमार जनता दैट इज़ द हेड ऑफ द म्यांमारी आर्मी को हम पता है तात्मादाव कहते हैं, तात्मादाव। और उसकी जो गवर्निंग बॉडी होती है, उस आर्मी की एक गवर्निंग बॉडी होती है जो आर्मी के फंक्शन, डिसीजन, प्लानिंग को डिसाइड करती है, दैट इज़ कॉल्ड जनता। सो उस जनता ने, दैट इज़ अ ग्रुप विद इन दैन आर्मी विच डिसाइड्स द रोल, फंक्शंस, टास्क, प्रोग्राम्स टू बी टेकन बाय द म्यांमारीज आर्मी, दैट इज़ कॉल्ड जनता। तो जनता की अभी हाल ही में आसियान की मीटिंग, आसियान के लीडर्स के साथ मीटिंग हुई। जनता के जो हेड हैं जनरल मिंग ऑन्ग हिलांग, उन्होंने आसियान के लीडर्स के साथ मीटिंग की है, और अभी उन्होंने कहा है कि हाँ, हम चाहते हैं कि आसियान से बात हो और इस मुद्दे का समाधान लेंगे, लेकिन तब he would consider ASEAN plan to end this crisis only after stability is restored. Now this point, what do you mean by stability? यानी उनका कहना है जब तक कि स्टेबिलिटी नहीं हो जाएगी, यानी शांति बहाल नहीं होगी, यानी कि जब तक जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो शांत नहीं हो जाएंगे या फिर शांत नहीं कर दिए जाएंगे। द टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, आइदर दे गेट पीस बाय देमसेल्फ, या फिर उनको मार के, पीट के, ठोक पीट के बजा कर उनको शांत नहीं करके, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक हम आसियान के प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले हैं। दिस इज़ द क्लियर स्टेटमेंट बाय द हेड ऑफ द म्यांमारी जनता, दैट इज़ जनरल मिंग आंग हिलांग। सोल्जर्स ने अभी तक वहाँ पर 750 से ज़्यादा आम निर्दोष नागरिकों की हत्या कर चुके हैं जो कि उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनमें से कुछ यंगस्टर्स, टीन एजर्स भी थे, डेट इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम 13 to 19 एज के ग्रुप के पीपल्स। नाउ देयर इज़ अ डेंजर। अब इसमें समस्या ये है कि वहाँ पर एक सिविल वार, गृह युद्ध छिड़ने जैसी स्थिति आ चुकी है, क्योंकि बहुत से लोग अब आर्मी रूल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रूटों में। जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में जो होता है, अलग अलग इन्फिल्ट्रेटर्स ग्रुप, अलग अलग जो उग्रवादी ग्रुप हैं, ठीक है, उस तरह के इंसर्जेंट ग्रुप्स जब आर्मी के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, ठीक वैसे ही कंडीशन म्यांमार में शुरू होने वाली है। बहुत से लोगों ने विद्रोह शुरू भी कर दिया, और एक समय आ रहा है कि म्यांमार में गृह युद्ध, सिविल वॉर, जैसे कि खुद के देश के लोग अपने खुद की आर्मी के प्रति हथियार, बंदूक, गोली बारूद लेकर लड़ने की स्थिति हो। इस तरह की स्थितियां धीरे धीरे बन रही हैं, जो कि उनके पड़ोसी राज्य, जैसे कि म्यांमार का पड़ोसी एक भारत हो गया, थाईलैंड हो गया, इनके लिए अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। और कैसे अच्छे नहीं हैं?
दिस may affect states with the porous borders. Porous borders mean open mountains, rivers. So these are the borders which cannot be guarded. ऐसे बॉर्डर जहाँ पर गार्डिंग कम्प्लीटली नहीं हो सकती क्योंकि बीच में पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, जंगल हैं. तो इस तरह के जो पोरस बॉर्डर म्यांमार जिन जिन कंट्रियों के साथ शेयर करता है, बीट थाईलैंड, ओके, बीट इंडिया, दे में हैव अ प्रॉब्लम. स्पेशली चिन स्टेट है, म्यांमार का एक स्टेट है, इसका नाम है चिन. वहाँ पे कुछ लोग चिन ट्राइब रहते हैं जो कि इंडियन स्टेट ऑफ मिज़ोरम के रिलेटिव लगते हैं. सो मिज़ोरम में जो लोग रहते हैं वो अपना एक रिलेशन मानते हैं वहाँ के रहने वाले चिन स्टेट के लोगों के साथ, और इसीलिए बहुत सारे रिफ्यूजी वहाँ से भागकर इंडिया में आ रहे हैं. उसके वजह से कुछ उग्रवादी तत्व भी उनके साथ आ रहे हैं जो भारत को नुकसान पहुँचा सकते हैं, और फिर म्यांमार और भारत के बीच में रिश्ते जो है वो ख़राब भी हो सकते हैं. और इसी तरह से एक सिविल वार, अगर आपके बगल में कहीं वॉर चल रहा हो, सिविल वार चल रहा हो, जाहिर सी बात है कि रिफ्यूजी क्राइसिस ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में सीएए एनआरसी को लेकर वैसी प्रॉब्लम है. बहुत सारे बांग्लादेशी इन्फ्लिटेशंस ऑलरेडी आए हुए हैं, अब म्यांमार से भी आने लगेंगे. उसके ऊपर से एक अलग प्रॉब्लम है हमारे पास जो रोहिंग्या की प्रॉब्लम है. सो इस तरह की प्रॉब्लम और ज़्यादा इजाफा हो सकती है अगर म्यांमार की जो आर्मी लीडरशिप है, दैट इज़ कॉल्ड द जनता, अगर वो इस बात को पीसफुल के लिए एग्री नहीं होती है. ठीक है, देयर इज कंसेक्शन तो बना था, आसियान और म्यांमार के बीच में एक कंसेंसस बना था, एक डील पर उन्होंने बात की थी और उसका नाम था कंस्ट्रक्टिव डायलॉग. हर पार्टी इसको बात करा के, हर पार्टी से एग्रीमेंट करा के एक डील वॉज साइंड, एंड दिस डील वॉज साइंड. लेकिन उस डील में ना तो कहीं डेमोक्रेसी लिखी हुई है और ना ही कहीं ये लिखा गया है कि उनकी जो लीडर हैं आंग सांग सू की, उनको छुड़ाया जाएगा. तो इस तरह की जो ऑथर हैं उस डील की भी आलोचना कर रहे हैं कि आपने आसियान और म्यांमार की जो आर्मी लीडरशिप के बीच में एक कंस्ट्रक्टिव डील साइन तो की, लेकिन उसमें डेमोक्रेसी रिस्टोर करने की बात नहीं कही है और ना ही उनके जो लीडर हैं आंग सांग सू की, उनको छुड़ाने की बात कही है. तो आपने किस तरह की डील साइन की है, वो आसियान पर क्वेश्चन कर रहे हैं. नाउ अब क्या है कि फिर भी ये प्लान उतना ज़्यादा सक्सेसफुल ना होकर भी कम से कम युद्ध को तो रोक सकता है. सो एट अ प्लेस ही इज़ क्रिटिसाइजिंग द डील. वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट इंक्लूडेड डेमोक्रेसी और द रिलीज ऑफ द लीडर्स, बट स्टिल इट हैज़ यूज्ड द वर्ड कॉल स्टॉप ऑफ वायलेंस. सो अगर आसियान म्यांमार से ये डील, ये प्लान कंस्ट्रक्टिव कोऑर्डिनेशन अप्लाई करने में सफल हो जाता है तो डैट विल बी एन एंड टू द वायलेंस अगेंस्ट द पीपल. कम से कम लोगों की हत्या तो बंद हो जाएगी, लीडर्स को तो बाद में छुड़ा लिया जा सकता है. सो इसलिए भारत और आसियान और रीजनल पावर जैसे कि चाइना हो गया, यूएसए, इन सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि म्यांमार की जो जनता है, और जब मैं म्यांमार की जनता कह रहा हूँ दैट मीन्स जनता मीन्स द टॉप लीडरशिप ऑफ द म्यांमारीज आर्मी शुड एक्सेप्ट द पीस डील विद आसियान एंड स्टॉप वायलेंस against their own people, stop killing their own people, so that there will not be a civil war in the country and people will not infiltrate and come into the neighboring countries like Thailand and India where there is always a refugee crisis, be it Rohingyas, Chins, NRC, Bangladeshi, and also India को इसमें स्टैंड लेकर ये उन पर एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर बनाना चाहिए ताकि आप आसियान से एक डील साइन करें और अपने लोगों के खिलाफ लड़ाई बंद करें, अपने लोगों पर एयर स्ट्राइक करना बंद करें, अपने लोगों पर अपने ही आर्मी के द्वारा हथियार चलाना बंद करें और एक पीसफुल ऑर्डर लाएं, उनके लीडर्स को छोड़ें और वहाँ पर डेमोक्रेसी को बहाल करें. ये हमारा और आसियान का स्टैंड होना चाहिए. आसियान क्या है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बता दिया है. एशिया पैसिफिक के 10 देशों का एक समूह है जिसको कहते हैं आसियान. द फॉर्म इज़ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दैट इज़ आसियान. इट कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स. म्यांमार भी उसका मेंबर है, भारत उसका मेंबर नहीं, लेकिन भारत और आसियान के बीच में अच्छे संबंध ऑलरेडी से रहते आ रहे हैं. एंड टाइम हैज़ कम टू फाइंड आउट अ मेजर सोल्यूशन between the ASEAN and Myanmar along with India and other parties in the region. So this was all for today's news. We'll see you in the next lecture. Till then, wear mask, get vaccinated, stay home and stay safe. Jai Hind.